हेलो एंड वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज गाइस। दिस इज विवेक और आज जो हमारा आज का टॉपिक है इट इज ऑल अबाउट इलेक्शंस। एज यू नो कि हमारी कंट्री में इलेक्शन चल रहे हैं और कौन से हैं वो 18th लोकसभा इलेक्शंस। तो हम देखेंगे या हमने एक चीज विटनेस की इस 18th लोकसभा इलेक्शंस में कि जो आपका यूथ है जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, या अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है वो बड़ा माइन्यूटली पार्टिसिपेट कर रहा है। हम यहाँ पे किस एज ग्रुप की बात करेंगे? हम बात करेंगे 18 टू 19 ईयर्स। हम यहाँ बात करेंगे कि जो आपका यूथ है 18 टू 19 ईयर्स वाला जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए वो वोट नहीं कर रहा है, ना ही वो इस इलेक्शन प्रोसीजर है प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर हम डेटा देखें, फॉर सपोज हम बोलें कि 18 टू 19 ईयर्स में जो सिर्फ 40% यूथ है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है टू वोट फॉर द इलेक्शंस, और जो 60% यूथ है उसने कोई भी पार्टिसिपेशन या विलिंगनेस शो ही नहीं की है इन द इलेक्शन प्रोसेस। तो हमने ये देखना है कि व्हाई इंडियाज यूथ इज हेजिटेंट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। आज के हमारे टॉपिक में हम देखेंगे कि जो इंडिया का यूथ है, इंडिया यूथ वो हेजिटेंट क्यों इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, बिकॉज वी नो कि जो किसी भी कंट्री का यूथ होता है वही उसके ग्रोइंग हैंड्स हैं, और आगे चल के जो कंट्री का फ्यूचर है वो किस पे डिपेंड करेगा? यूथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमें एक बड़ा ही अलार्मिंग सिचुएशन या अलार्मिंग ट्रेंड हमें देखने को मिला है कि तीन हमारी कंट्री में ऐसे रीजन्स हैं जहां पे लोवेस्ट एनरोलमेंट रेशियो है। वो कौन से हैं? पहला दिल्ली, दूसरा बिहार और तीसरा यूपी। दिल्ली को हम बोलते हैं हॉट स्पॉट ऑफ इलेक्शन, क्योंकि आपकी कंट्री का पार्लियामेंट, आपकी कंट्री की सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेज और सारे रिप्रेजेंटेटिव जो मेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कहाँ पे हैं? दिल्ली में है। और दिल्ली में जो यूथ है वो बहुत रिलक्टेंट है टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस या गेट देमसेल्व्स एनरोल्ड इन द इलेक्शंस। सेकंड ट्रेंड हमें कहाँ मिला? बिहार में। अब बिहार कंट्री का एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा यूथ है, अराउंड 54 लाख पीपल या फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 19 इयर्स रिजाइड इन बिहार। तो बिहार अलार्मिंग क्यों है? क्योंकि 54 लाख पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 19 इयर्स रिजाइड इन बिहार। पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा यूथ कहां पे है? बिहार में। और अगर हम बिहार का ट्रेंड देखें तो बिहार के ट्रेंड में हमें क्या पता लगता है कि सिर्फ 9.3 लाख मतलब 17% लोगों ने ही वोट किया है, ये अपने आप को रजिस्टर किया है टू वोट, बाकियों ने वोटिंग के लिए रजिस्टर ही नहीं किया है। इट इज वेरी अलार्मिंग। और थर्ड है यूपी। यूपी इज द हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ द कंट्री, और यहाँ पे भी जो यूथ है वो रिलक्टेंट है टू वोट। तो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि जो यूथफुल पॉपुलेशन है कंट्री की वो वोट नहीं कर रही है या वो वोट करना नहीं चाहती है। कौन से ऐसे रीजंस हैं और इन रीजंस को हम कैसे ओवरकम करेंगे? क्योंकि अभी हमने देखा है कि 18 लोकसभा इलेक्शंस में जो यूथ की पॉपुलेशन है या जो यूथ की रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। तो लेट्स आइडेंटिफाई। तो हमारे पास अराउंड 7 या 8 ऐसे रीजन हमें मिले हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है कि जो यूथ है वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है। दिस कैन बी अ प्रॉबेबल मेंस क्वेश्चन फॉर योर यूपीएससी और पीसीएस एग्जामिनेशन। तो पहला क्या है? पहला हमें पता लगा है कि लैक है किसकी? पॉलिटिकल एजुकेशन की। लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। हमारी कंट्री में वैसे भी लिटरेसी बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग थोड़ी कम है, या हम कहेंगे डेवलप्ड कंट्रीज के अकॉर्डिंग थोड़ी कम है, क्योंकि हमारी कंट्रीज के पीछे भी बहुत कंट्रीज है जिनके अंदर लिटरेसी नहीं है। पर अगर पॉलिटिकल एजुकेशन, स्पेशली पॉलिटिकल एजुकेशन की बात करें तो हमारी कंट्री में जो पॉलिटिकल एजुकेशन है वो बहुत कम है। और इसी की लैकनेस के रिगार्डिंग जो यूथ है वो पॉलिटिकली एजुकेटेड नहीं है, उसको ये नहीं पता कि हमें वोट कब करना है, वोट किसको करना है, कौन से पैरामीटर्स को देख के वोट करना है। अगर वो पैरामीटर्स फुलफिल नहीं होंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या है या वे फॉरवर्ड क्या है। अगर वो पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं तो हमारी कंट्री किस डायरेक्शन में जाएगी? तो हमारे यूथ के पास क्या है? उसके पास क्या है? लैक है किसकी? पॉलिटिकल एजुकेशन की। पॉलिटिकल पार्टीज यूथ को एजुकेट ही नहीं कर रहे, किसके लिए? वोटिंग के लिए। सेकंड हम देखें हमारे पास क्या है? एडिक्वेट यूथ सेंट्रिक एजेंडाज या पॉलिटिक्स। एब्सेंस कह सकते हैं इसके अंदर। एब्सेंस है हमारे पास, एब्सेंस ऑफ यूथ सेंट्रिक पॉलिसीज या एजेंडाज। हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्या? हमारी कंट्री में जो यूथ है वो उसके लिए एब्सेंस है किसकी? पॉलिटिकल पॉलिसीज के लिए। यूथ देखो, अब जो बच्चा है, जिस बच्चे ने पढ़ाई की, फॉर सपोज कोई बच्चा है जिसने 10th या +2 की, उसके बाद उसने ग्रेजुएशन की, तो उसको ये नहीं पता कि बाद में आफ्टर ग्रेजुएशन हमारी जॉब सिक्योरिटी क्या है।
हमारे लिए पर्सनल सिक्योरिटी क्या है, अगर हमें काम नहीं मिलता तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, आगे चल के हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो जो ये पॉलिसीज हैं जो यूथ को डिस्टर्ब करेगी, उनके फ्यूचर के लिए भी पॉलिसीज ही नहीं है या कोई एजेंडा ही नहीं है या उस चीज की एब्सेंस है, उसके लिए यूथ क्या करे, उसके लिए यूथ मोटिवेटेड ही नहीं है पॉलिटिक्स में आने के लिए या वोट करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि जब हम जो हमारा सबसेट है, फॉर सपोज अगर हम यूथ की बात करेंगे जो 18 19 20 इयर्स के बच्चे हैं, अगर उनको लगता है कि जो हमारा सबसेट है, हमारी कंट्री के जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे बारे में नहीं या हमारे रिगार्डिंग कोई पॉलिसी ही नहीं बनाएंगे, तो हमें जरूरत ही क्या है वहां जाके पार्टिसिपेट करने की या वहां जाकर हमें वोटिंग करने की। थर्ड क्या है, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। थर्ड इज इन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या है, अगर आप देखोगे कि कितने ही कम हमारे पास यूथफुल लीडर्स हैं हमारी कंट्री में, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या तो सारे एज हैं या अब 40 या 50 इयर्स के हैं, यूथ मतलब 15 सॉरी 18 प्लस या 21 प्लस या इन द ब्रैकेट ऑफ 21 टू 30 इयर्स के बहुत ही कम लीडर्स हैं। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, बहुत ही इनएडिक्वेट है। जब इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है तो जो हमारी कंट्री का यूथ है वो अपने आप को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता हमारे पॉलिटिकल लीडर्स से, तो ये एक बहुत बड़ी या मेजर प्रॉब्लम है। फोर्थ है लैक ऑफ एंगेजमेंट। लैक ऑफ एंगेजमेंट भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसके लिए, हमारी कंट्री में यूथ के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी कंट्री के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो यूथ को एंगेज ही नहीं करते। आपने कभी देखा है कि वो जब रैलीज करते हैं तो किसी तो यूथ को एंगेज करते हैं, वो यूथ को एंगेज नहीं करते। वो यूथ को क्या देखते हैं, वो यूथ को सिर्फ एक मासेस के तौर पे देखते हैं या ऑन द बेसिस ऑफ मासेस देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में आगे हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनके साथ ही उनको समर्थन दिया है, पर उनको आगे नहीं पता होता कि करना क्या है। तो एंगेजमेंट नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो यूथ है उसको हमने एंगेज ही नहीं किया पॉलिटिकल प्रोसेस में। हमने उसको क्या देखा, सिर्फ जब हमने पॉलिटिकल रैलीज करनी है या कोई हमें डेमोन्स्ट्रेशन करनी है तो हम यूथ को सिर्फ यूज करते हैं, हम उनको प्रोग्रेसिवली एंगेज ही नहीं करते अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, सोशल प्रेशर। फिफ्थ पॉइंट है सोशल प्रेशर। कैन एनीबडी टेल अबाउट सोशल प्रेशर? सोशल प्रेशर क्या है? सोशल प्रेशर ये है कि जो यूथ है उसको क्या लगता है कि अगर हम पॉलिटिक्स में जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, मनी एंड मसल पावर। ठीक है, तो वो किस बेसिस के ऊपर जाते हैं, या तो उनको मनी मिले या वो मसल पावर को एक्सरसाइज कर सके या मसल पावर को फील कर सके, वो पावर को फील कर सके। तो क्या वो सभी वो सोशली प्रेशराइज होके पॉलिटिकल रैलीज में जाते हैं कि जिस नेता के साथ हम लगेंगे या जिस पॉलिटिशियन के साथ हम जुड़ेंगे तो या तो हमें वो क्या करेगा, फंडिंग करेगा, हमें मनी देगा, या फिर क्या है कि जो उसकी मसल पावर है उसका हम हिस्सा बन जाएंगे, और अगर कल हमें कोई तंग करेगा तो हम वो सेम मसल पावर यूज करके दूसरे बंदे को स्नब करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इश्यूज। जो यूथ है वो क्या है, वो डिस्कनेक्टेड है इश्यूज से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि डायरेक्टली जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी उनकी लाइफ उनकी कम्युनिटीज को वो कैसे हैम्पर करेगा या कैसे उनको वो प्रोग्रेस करेगा। तो यूथ डिस्कनेक्टेड है इश्यूज से। तो जो ये यूथ डिस्कनेक्टेड है इश्यूज से, तो जैसे वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेगा इश्यूज के साथ तो उसको कोई मोटिवेशन नहीं है इलेक्शन में जाके पार्टिसिपेट करने के लिए। और लास्ट क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस कैसे प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस इस तरह से प्रॉब्लम है, जो यूथ है वो आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा ओवर डिपेंडेंट है। वो क्या करते हैं, वो अपनी जो एंगेजमेंट है वो किस पे शो करते हैं, सोशल मीडिया पे शो करते हैं। और बहुत टाइम या बहुत बार ऐसे देखा गया इन मेनी इंस्टांसेस कि जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है तो वो यूथ के ब्रेन को वॉश कर देती है। कोई भी आपका यूथ या कोई भी आपका इंडिया का जो भी यूथफुल एक सबसेक्ट है या सबसेट है, वो ये नहीं सोचता कि हम जाके उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें। वो किस पे डिपेंडेंट है, वो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है। और जो सोशल मीडिया है वो उनकी प्रोग्रेस को हैम्पर कर रही है, उनको एम्पलीफाई नहीं कर रही है, ये उनके बेनिफिट के लिए नहीं है। सोशल मीडिया क्या कर रहा है, सोशल मीडिया एट द मैक्सिमम टाइम्स उनको मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और जो यूथ है या जो लोग इसको एक्सेस करते हैं वो एक सोर्स बन जाते हैं इस मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए। तो ये हमारे पास 7-8 एरियाज है। पहला क्या है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन है। दूसरा है कि एब्सेंस ऑफ यूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स या पॉलिसीज या एजेंडाज। थर्ड आपका क्या है, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है यूथ की। फोर्थ क्या है, लैक ऑफ एंगेजमेंट है यूथ की। फिफ्थ क्या है, सोशल प्रेशर है, मनी एंड मसल पावर इन्फ्लुएंस करती है यूथ को।
सिक्स क्या है, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इश्यूज है, वो इशू से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। और सेवन क्या है, टेक्नोलॉजी जो उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में उसको हेल्प कर रही है। ये तो है जो की एरियाज या की इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि इंडिया का यूथ पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा। पर क्या हमें ये चीजें क्लियर है कि जो इंडिया का वोटर है, अब हम यहाँ पे पूरे वोटर की बात करें, सिर्फ यूथ की बात नहीं कर रहे, वो क्यों डिसकनेक्टेड है वोटिंग के लिए, जो इंडिया का वोटर है वो क्यों डिसकनेक्टेड है वोटिंग के लिए, उसके लिए भी हमारे पास तीन चार चीजें हैं। पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस क्या है। तो जैसे हमें पता है कि हमारे पास प्रोविजन है आर्टिकल 326 का, जो आपको हक देता है, आपको राइट देता है, राइट टू वोट। पर हमने मैक्सिमम टाइम्स क्या देखा है कि लोगों को डिप्राइव किया गया इस वोटिंग राइट से। लोगों को डिप्राइव क्यों किया गया है इस वोटिंग राइट से? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सोचती हैं कि जहां पे उनका, जिन एरियाज में पॉलिटिकल पार्टीज का होल्ड बहुत ज्यादा है, तो वो कहती है कि जो वहां के लोग हैं वो सिर्फ हमें ही वोट करें। तो इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट इसका मतलब क्या है कि आपको डिप्राइव किया जा रहा है वोटिंग राइट से। अब आपने देखा कि जो बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं जो अपने स्टेट से किसी और स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, अपनी लिविंग जीने के लिए, अपनी लिविंग को एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो जिस स्टेट में काम कर रहे हैं, जो मतलब उनका वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस नहीं, जो उनका वर्क प्लेस है या जो उनका वर्क प्लेस स्टेशन है, वो वहां जाके वोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको अगर वोट करना है तो उनको कहां जाना पड़ता है, उनको वापस अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे जाना पड़ेगा, जहां पे वो रजिस्टर्ड वोटर है, जहां से उसको वोटिंग कार्ड इशू किया गया है, और जिस वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो उसको उस एरिया में जाना पड़ेगा और वो वहां जाके क्या करेगा, वहां जाके वो वोट करेगा। तो उसके पास मोटिवेशन ही नहीं होती, वो सोचता है कि मैं जाऊंगा वोटिंग के लिए, ना तो गवर्नमेंट मुझे जाने का अलाउंस दे रही है, अगर मैं छुट्टी लूंगा, वैसे तो नेशनल हॉलीडे है, पर अगर मैं जाऊंगा, मैं ट्रैवल करूंगा और मैं वापस आऊंगा तो मेरे 2 या 3 डेज लगेंगे, तो गवर्नमेंट मुझे एक दिन की तो छुट्टी दे रही है, पर जो बाकी 2 या 3 दिन का लॉस है वो कौन बियर करेगा? तो इसके लिए हमने टर्म क्या यूज की है, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, मतलब डेप्रीवेशन ऑफ वोटिंग राइट्स। तो आपकी सोशल कंडीशन ऐसी बन जाती है कि आपका मन होते हुए भी आप वोटिंग करने नहीं जा पाते। तो फर्स्ट ये कॉज है किसके लिए, कि डिसइंटरेस्ट है किसका, वोटर का वोटिंग के लिए। दूसरा हमारा कॉज है अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, इसके अंदर क्या है कि एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन ही नहीं है। एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है? क्योंकि जो वोटर है, जिसने वोट करना है, जो सिटीजन है जिसने पार्टिसिपेट करना है वोटिंग के लिए, उसको इश्यूज के बारे में बताया कब जाता है, इलेक्शन से 3 मंथ्स पहले। इलेक्शंस के 3 मंथ पहले, ड्यूरिंग द इलेक्शन, जो कोर्स है वो कितना है, 3 महीने के कोर्स के अंदर उनको रियलाइज कराया जाता है कि अगर ये वाली पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो आपका ये इशू रिजॉल्व होगा, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएगी तो आपका पॉलिटिकल इशू रिजॉल्व नहीं होगा। पर व्हाट अबाउट द रिमेनिंग टाइम? देखो हमारी कंट्री में जो पॉलिटिकल टेन्यूर है वो कितने का है, वो 5 इयर्स का है इन नॉर्मल टर्म। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो पॉलिटिकल पार्टी कितने साल के लिए कंटिन्यू करती है, 5 इयर्स के लिए। तो कितने मंथ्स हो गई है, 60 मंथ्स। 60 मंथ्स। पर जो वोटर है, जो सिटीजन है, उसको कितने महीने की बात बताई जाती है, सिर्फ 3 मंथ्स की। तो हम कहते हैं कि जो वोटर या सिटीजन है उसकी मेमोरी कितने महीने की होती है, 3 महीने के लिए होती है। आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ द इलेक्शंस, ये ड्यूरिंग द 3 मंथ्स ऑफ द इलेक्शन, जब ये 3 मंथ्स इलैप्स हो जाएंगे, तो उसके बाद जो वोटर है, जो सिटीजन है, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने वादे कहेंगी कि हमने वादे किए थे, अगर फुलफिल नहीं हो रहे तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो 57 मंथ्स है, जो रिमेनिंग 57 मंथ्स है, वो उस ड्यूरेशन में सिटीजन की बात नहीं मानी जाती। तो क्या हम कहते हैं कि हम अंडरमाइन कर रहे हैं किसको, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अंडरमाइन कर रहे हैं, और इसी वजह से लोग पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते किसके अंदर, इलेक्शंस के अंदर। थर्ड हमारा है परपेचुएटिंग एक्सक्लूजन। परपेचुएटिंग एक्सक्लूजन में क्या है कि बार बार सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाए जाते हैं, परपेचुएट होते हैं कि जो लोग हैं वो इंक्लूड तो नहीं होते, पर वो क्या होते हैं, वो एक्सक्लूड होते रहते हैं। कहां से? वोटिंग के लिए। तो लोगों को क्या लगता है कि वोटिंग करना एक बेकार काम है, एक यूजलेस एक्सरसाइज है। बेशक जौन सी मर्जी गवर्नमेंट आए,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों के बारे में नहीं सोचती। हमने बहुत बार ट्राई किया इंक्लूड करने के लिए अपने आप को वोटिंग के अंदर, पर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि हमें बार बार एक्सक्लूड किया जाता है, तो हम वोट नहीं करेंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो लोगों के मन के अंदर क्या चीज बैठ गई है कि जो गवर्नमेंट है जौन सी मर्जी आए हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी लाइफ उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रही। अगर लोगों को ये लगेगा कि हमारी लाइफ बेनिफिट होंगी, तभी लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे किसके अंदर, इलेक्शन के अंदर। और लास्ट हमारे पास है लेजिटिमेसी। लास्ट सबसे बड़ा इशू क्या है, लेजिटिमेसी इशू। लोगों को क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट नहीं है। लेजिटिमेट क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं या जो एमएलएज हैं या जो एमपीज हैं, उनके ऊपर बहुत बार चार्जेस फ्रेम हुए होते हैं, कोई मर्डर का, कोई क्राइम का, बेशक सिविल है या क्रिमिनल नेचर का है, पर वो तब भी क्या कर रहे हैं, वो वहां पे वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि जब गवर्नमेंट खुद ही एथिकल नहीं है, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो खुद ही लेजिटिमेट नहीं है, तो हम इस गवर्नमेंट के लिए वोटिंग क्यों करें या इस इलेक्शंस के अंदर हम पार्टिसिपेट क्यों करें, क्योंकि लेजिटिमेसी इज द बिगेस्ट इशू इन द इलेक्शंस। तो ये 3-4 रीजंस हैं जो हमें बताते हैं कि ओवरऑल जो वोटर है या जो सिटीजन है उसका डिसइंटरेस्ट क्यों है पार्टिसिपेशन के अंदर। तो ये तो था हमारे लेक्चर का हाफ पार्ट जो हमने कवर किया है। इसके अंदर हमने क्या देखा है कि हमारे 18 लोकसभा इलेक्शंस हैं। पहले हमने देखा कि जो हमारा यूथ है वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता, तो हमने 6 या 7 रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं। सेकंड हमने देखा कि ओवरऑल जो वोटर्स हैं वो क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो हमने उसके लिए 4 रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोविजंस क्या है वोटर्स के लिए हमारी कंट्री में, कि अगर कोई बच्चा 18 प्लस होता है तो वो कब अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, वो किन सर्कमस्टांसेस में वोट कर सकता है, क्या उसके लिए मैंडेटरी है वोटर आईडी कार्ड होना, अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो क्या वो वोट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए पहले हम चीज क्या देखेंगे कि जो भी बच्चा 18 प्लस होगा उसको ईयर में 4 टाइम्स मौका दिया जाएगा अपने आप को रजिस्टर करने के लिए एज अ वोटर। ठीक है, तो हमारे पास 4 क्वार्टर्स में उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपने आप को रजिस्टर करे एज अ वोटर। तो फर्स्ट क्वार्टर हमारा शुरू होता है 1 जैन से 31 मार्च, दूसरा शुरू होगा 1 अप्रैल से जून तक, तीसरा शुरू होगा 1 जुलाई से सितंबर तक, और 4 शुरू होगा 1 अक्टूबर से दिसंबर तक। तो ये 4 क्वार्टर्स हैं जब आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो एज अ वोटर। अगर आप 18 प्लस हो तो 1 साल के अंदर आपको 4 बार मौका दिया जाएगा अपने आप को रजिस्टर करने के लिए एज अ वोटर। रजिस्टर करने के लिए क्या करना है, आपको क्या मिलेगा, ईपीआईसी कार्ड, एक वोटिंग कार्ड, वोटर कार्ड मिलेगा, उसको बोलते हैं ईपीआईसी कार्ड। आपने ऑनलाइन जाना है, नेशनल वोटर्स लिस्ट को आपने ओपन करना है या पोर्टल ओपन करना है नेशनल वोटर्स का, उसके अंदर आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। अगर आप रजिस्टर होते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको एक ईपीआईसी कार्ड मिलता है जिसको बोलते हैं वोटर कार्ड। अब क्या सिर्फ ये कार्ड होना ही मैंडेटरी है वोटिंग के लिए? नहीं, ये कार्ड होना सिर्फ मैंडेटरी नहीं है वोटिंग के लिए। वोटिंग के लिए हमारी कंट्री में एक रूल है। रूल क्या है कि जब आप अपने आप को रजिस्टर करोगे तो उस एरिया के, जिस एरिया में आप अपने आप को रजिस्टर करोगे, तो उस एरिया की वोटर्स लिस्ट में आपका नाम इंडल्ज होगा। तो उस एरिया की वोटर्स लिस्ट में आपका नाम इंडल्ज होगा। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, आपको ईपीआईसी कार्ड इश्यू हुआ था पर आपका कार्ड मिसप्लेस हो गया है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? अगर आपका नाम वोटर्स लिस्ट में है तो आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस है टू वोट। उसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप वोट कर सकते हो। अगर आपके पास पैन कार्ड है पर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप अपना पैन कार्ड एज एन आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दिखा सकते हो। सेकंड, आप अपना डीएल दिखा सकते हो। थर्ड, आप अपना आधार कार्ड दिखा सकते हो एज अ प्रूफ कि हाँ जी हमारे पास प्रूफ है कि हम इस एरिया के हैं, ये हमारा नेम है, ये फादर्स नेम है और हम वोटिंग कर सकते हैं। और फिर क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या राशन कार्ड भी एक एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है टू वोट? नहीं, राशन कार्ड एक एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट नहीं है वोटिंग के लिए। वोटिंग के लिए आपके जो पर्टिकुलर या जो यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट्स हैं वो ही चाहिए वोटिंग के लिए। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है कि एज क्या है वोटिंग की, तो 18 प्लस आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और 18 प्लस अगर आप हो तो आप वोट कर सकते हो कहाँ पे, कंट्री में इलेक्शंस के लिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप वोटर हो तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी। आपको पूरी फैसिलिटीज मिलेंगी कि आपको पता होगा कि आप किसके लिए वोट कर रहे हो। आप उनसे उनका नॉमिनेशन जो उन्होंने फिल किया उसकी आप डिटेल्स ले सकते हो। उनसे आप उनका मैनिफेस्टो पूछ सकते हो कि वो क्या क्या चीजें प्रॉमिस कर रहे हैं और आप उसके बाद ही वोट करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप वोटिंग करने गए कहाँ पे, पोलिंग बूथ पे, फॉर सपोज
पंजाब में इलेक्शन है 1 जून को, आपने मन बनाया, आपके पास वोटर कार्ड भी है, आपका नेम वोटर्स लिस्ट में भी है, और आप पोलिंग बूथ में भी चले गए वोटिंग करने के लिए। अब आप पोलिंग बूथ में एंट्री, आपने पोलिंग बूथ में एंट्री की, उन्होंने आपका चेक किया कि आपका क्या नाम है, वोटर्स लिस्ट में आपका नाम है, आप आगे गए, पर आप अभी उस रूम में नहीं गए जहां पे आपकी ईवीएम मशीन्स हैं, और आपका मन बदल जाता है कि आपने वोट नहीं करना, मतलब आपने रिफ्यूज कर दिया वोटिंग करने के लिए, तो उसके बाद क्या होगा? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसके लिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, कि अगर एक वोटर रिफ्यूज करता है वोटिंग के लिए, इफ अ वोटर इज रिफ्यूजिंग टू वोट, तो ये प्रॉब्लम किसके लिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको अपनी कंट्री की डेमोक्रेसी, अपनी कंट्री के पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर भरोसा ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम किसकी है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रॉब्लम है। ये पूरे जो क्या कहते हैं एक्सरसाइज है इस इलेक्शंस की, उसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा क्या था कि एक वोटर घर से आया जिसके पास वोटर कार्ड है, जिसका नाम वोटर्स लिस्ट में है, जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए, पर वो रिफ्यूज कर गया। तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर रेज करेगा? ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ वोटिंग के ऊपर क्वेश्चन रेज करेगा, ये इलेक्शन एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन रेज करेगा। फिर नेक्स्ट है कि आप वोट करने गए, आपने देखा कि वहां पे ईवीएम में बहुत सारे नेम्स है, पर आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, आपने किसको क्लिक कर दिया? नोटा, नन ऑफ द अबव। तो इससे क्या होगा? इससे क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप कंट्री में जितनी आपके एरिया में, सॉरी कंट्री में नहीं, कि आपके एरिया में जहां पे वोट कर रहे हो, कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप किससे भी हैप्पी नहीं हो, तो आपका ये जो नन ऑफ द अबव ऑप्शन है इसको रजिस्टर किया जाएगा कि हाँ जी इस एरिया के अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम उससे हैप्पी नहीं है। तो ये 3-4 चीजें हैं आपने वोटिंग करते हुए ध्यान रखना है। एक तो आपके पास ईपीआईसी कार्ड होना चाहिए, एक साल में अगर आप 18+ तो आपको 4 टाइम्स मौका मिलता है टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन द वोटिंग प्रोसेस। सेकंड, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। थर्ड, वोटर कार्ड्स मैंडेटरी नहीं है वोटिंग के लिए, अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट है आप उससे भी वोटिंग कर सकते हो। फोर्थ, आप वोटिंग करने गए, आपने रिफ्यूज कर दिया, देन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द सिस्टम। क्यों? क्योंकि एक सिटीजन अगर रिफ्यूज कर रहा है तो एक क्वेश्चन मार्क इस पे आता है, ये ओवरऑल लेजिटिमेसी ऑफ द कंट्री है, डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा। फिफ्थ, अगर आपने नन ऑफ द अबव ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि आपका वो आंसर है वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उसके ऊपर फिर बाद में सोचा जाएगा कि ऐसा क्यों है कि आपने किसी को भी चूज नहीं किया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू। इलेक्शंस आर इन द कंट्री, 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो उसके लिए हमने देखा कि जो यूथ है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा एंड दैट इज मैंडेटरी फॉर द यूथ टू पार्टिसिपेट। अगर यूथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कल को जो कंट्री का फ्यूचर है वो ज्यादा ब्राइट नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच।